जी हाँ, तो अदालत ने आज नुपुर और राजेश तलवार को आरुषि और हेमराज हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुना दी है। सबूत मिटाने के आरोप में 5 साल और जांच भटकाने के आरोप में 1 साल की सजा भी दी गई है। तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी, लेकिन तलवार परिवार इस सजा को अपने साथ नाइंसाफी की तरह पेश कर रहा है। उनका तर्क है कि सीबीआई ने आरुषि को इंसाफ नहीं बल्कि ना ही उसके मां बाप को जो है सिर्फ सजा दिलाई है। फिलहाल वो लोग हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या अदालत के फैसले के बाद ये आरोप जायज है। राजेश तलवार उम्र कैद, नूपुर तलवार उम्र कैद। मंगलवार को गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने आरुषि हेमराज हत्याकांड में तलवार दंपति को उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत में हर नजर इस बात पर थी कि राजेश और नूपुर तलवार को क्या सजा सुनाई जाती है। अदालत ने हत्या के मामले में दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। सबूत मिटाने के दोष में 5 साल की सजा दी। इसके अलावा जांच को गुमराह करने के दोष में राजेश तलवार को 1 साल की सजा सुनाई। सेक्शन 302 आईपीसी में दोनों अक्यूज को लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 5-10 हजार रुपया जुर्माना और 10 हजार रुपया दोनों को जुर्माना और इन डिफॉल्ट 6 मंथ्स सेंटेंस। वहीं तलवार परिवार इस फैसले को नाइंसाफी करार दे रहा है। सोमवार को जब अदालत ने राजेश और नूपुर तलवार को हत्या के केस में दोषी ठहराया, तब से ही तलवार परिवार लगातार ये बात कह रहा है कि इस केस में इंसाफ नहीं हुआ। मंगलवार को सजा सुनाए जाने के बाद भी उनकी ओर से यही कहा गया। तो सीबीआई के बहुत ही लूप होल्स रहे हैं, जो सारे चीजें थी जो बताती हैं कि पेरेंट्स इनोसेंट हैं और कोई और इन्वॉल्व है। अब उस चीज को डिलिबरेटली क्लोजर रिपोर्ट से छिपाया गया था। वो सबसे जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी उसके पेरेंट्स, और जो उसके पेरेंट्स निर्दोष है और उनको ये सजा मिल रही है, आशिक कैसे खुश होगी। सजा पर बहस के दौरान सीबीआई ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताते हुए दोनों आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की, लेकिन अदालत ने यह दलील खारिज कर दी। एक पिता ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा और गुस्से में उनकी जान ले ली और हेमराज की जान ले ली, तो उसको जो है ग्रेवेस्ट में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में नहीं लिया जा सकता। उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद तलवार दंपति को वापस गाजियाबाद की डासना जेल ले जाया गया। बहरहाल अब तलवार परिवार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहा है। पुनीत त्रिपाठी, गाजियाबाद, IBN 7। जी, और इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल हैं। क्या तलवार दंपत्ति को सजा के साथ आरुषि को इंसाफ मिल गया? क्या तलवार परिवार का आरोप सही है कि उनके साथ अन्याय हुआ है? अदालत के फैसले के बाद क्या सीबीआई पर उंगली उठाना सही है? क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट बनाने के लिए क्या सीबीआई जिम्मेदार है? और क्या मीडिया ने भी इस केस में अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है? दरअसल देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि हेमराज हत्याकांड पर अदालती फैसले के बाद भी बहस जारी है, लेकिन हमारा एजेंडा साफ है, देश की न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान हो। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तलवार परिवार के ही वकील तनवीर अहमद मीर साहब, जो स्टूडियो में हैं, लेखक और पत्रकार अवीरूक सेन, और दिल्ली में ही स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता उषा ठाकुर। सबसे पहले तनवीर अहमद मीर साहब, अगर मैं आपसे शुरू कर सकूं, हालांकि यहां पर इस जजमेंट की पूरी कॉपी को मैं ऑनेस्टली कन्फेस करूंगी कि काफी पन्नों की जजमेंट है, उसे पढ़ने में हर किसी को वक्त लगेगा। हम कुछ एक्सर्प्ट्स ही पढ़ पाए हैं अभी तक, जिसमें यह कहा गया कि सब जानते कि कई बार हत्याएं बिना किसी वजह या किसी बड़ी वजह के बिना कर भी दी जाती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप हत्यारे के मन में हत्या के वक्त दरअसल कुछ नहीं था, ऐसा कह सकते हैं। इसे रेबेका जॉन, एक और जो वकील है तलवार परिवार की, वो कहती है कि सीबीआई विछंड कर रहा है। परिवार वाले कह रहे हैं कि कानून का माखौल उड़ाया जा रहा है। इतने स्ट्रांग रिएक्शंस क्यों? देखिए, स्ट्रांग रिएक्शंस जो हैं वो उचित हैं। दीज आर वेरी मच नेचुरल, क्योंकि जिस तरीके से सीबीआई ने अपना केस पेश किया था, जो सर्कमस्टांसेस उभरे थे सारे साक्ष्यों के उपरांत, वो सारे सर्कमस्टांसेस साक्ष्यों के उपरांत साबित नहीं हो रहे थे। नहीं, पर अदालत में फिर कैसे माने उन्हें? साक्ष्यों के उपरांत तो काफी ऐसे केसेस हैं ना जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पर बेस्ड होते हैं। सवाल ये है कि क्या अदालत जिन तत्वों के ऊपर अदालत ने भरोसा जताया है वो प्रतिक्रिया सही है या नहीं। माननीय जो डिवीजन बेंच के सामने हम अपील करेंगे, ऐसे आपने कई पहले डिसीजंस देखे होंगे, जैसे पार्लियामेंट अटैक केस, जिसमें निचली अदालत ने 3 फांसी की सजा सुनाई थी और 1 5 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 4 सजाओं में से लगभग 3 लोग बरी हो गए। तो इस केस को जिस तरीके से हमने प्लीड किया, मैं इसमें लीड डिफेंस लॉयर रहा हूं,
जो बहस हमने अदालत के सामने रखी, जो सर्कमस्टांसेस अभी हमने जजमेंट में पढ़े हैं, जिस तरीके से ये सर्कमस्टांसेस डील किए गए हैं, दैट लीव अ लॉट टू बी डिजायर्ड। मैं अपने दूसरे मेहमानों को शामिल करने के पहले आपने कहा कि पार्लियामेंट जो अटैक केस था उसका हवाला दिया, लेकिन उसी के उलट अगर हम देखें प्रियदर्शनी मट्टू केस हो, जेसिका लाल केस हो, वहां पर जो निचली अदालत के वर्डिक्ट्स थे उनको ऊपरी अदालत ने उनको गलत ठहराते हुए वहां दोषी पाए गए केसेस, तो वैसा भी मुमकिन था। ये प्रतिक्रिया जो है अदालतों में चलती रहती है। अल्टीमेटली हर एक केस अपने ही फैक्ट्स के ऊपर डिसाइड होगा। इस केस के जो फैक्ट सामने आए थे उसमें सीबीआई ने दोहरी कहानी जो है वो अदालत में प्रस्तुत रखी। सबसे पहले सीबीआई ने यह कहा कि फ्लैट में उस रात को 4 नहीं 7 व्यक्ति थे। जो 3 व्यक्ति पहले गिरफ्तार हुए उन्होंने कन्फेशंस भी करे, उनसे हथियार भी बरामद हुए। उन हथियारों की जांच भी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने करी और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पाया कि इन हथियारों से हत्या हो सकती है। 1.5 साल के बाद जो जांचकर्ता अधिकारी थे उन्होंने केस का पासा ही पलट लिया। उन्होंने गवाहों के बयान बदले हुए बयान जो अदालत में पेश हुए, इसके ऊपर हमने माननीय अदालत के सामने जो तर्क रखा कि जिन गवाहों ने अपने बयान मटेरियल एस्पेक्ट्स पे बदले हैं वो क्रेडिट वर्दी नहीं है। लेकिन जिस सीबीआई की आप पहली टीम का हवाला दे रहे हैं उस टीम को अगर हम देखें, हालांकि उसमें नार्को टेस्ट की बात की गई थी जो कोर्ट में स्वीकार्य नहीं होता है, और दूसरी बात अगर उनकी वर्जन में दम था तो अरुण कुमार साहब 90 दिन के अंदर जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है चार्जशीट नहीं फाइल कर सके थे। केवल नार्को एनालिसिस की ही बात नहीं थी, उसमें जो पहले व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए थे उन्होंने अपने इकबालिया जुर्म भी करे थे और उनसे जो उस वक्त का हथियार था खुखरी वो बरामद भी हुआ था। वो हथियार इस केस के दोनों पोस्टमार्टम डॉक्टर्स के पास भेजा गया था, जिन दोनों पोस्टमार्टम डॉक्टर्स ने उस हथियार को एक हथियार जिससे हत्या हो सकती है उसको करार दिया गया था। नहीं सर, हुई तो नहीं थी, खुखरी तो हर एक नेपाली आदमी रखता है। मैं यहाँ पे बस ये पूछ रही हूँ कि ये सीबीआई की वही टीम थी जो राजेश और नुपुर तलवार को क्लीन चिट दे रही थी पहली टीम, लेकिन वो 90 दिनों के अंदर जाहिर सी बात है उनके पास इनफ एविडेंस नहीं था, वो चार्जशीट फाइल करने में कामयाब नहीं हो सके थे। उस टाइम पे जो उनकी इन्वेस्टिगेशन थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1.5 साल के बाद जिन गवाहों के बयान पहले लिखे गए हैं वो सारे ही गवाह अपने बयान बदल दें। जो माननीय अदालत में, इस अदालत में जो सबसे ज्यादा क्रूशियल विटनेसेस थे वो थे 2 पोस्टमार्टम डॉक्टर। दोनों पोस्टमार्टम डॉक्टरों की जो दलीलें हैं, आप जब ये अदालत का फैसला देखेंगे तो माननीय अदालत ने डॉक्टर नरेश राज की टेस्टिमनी को मेडिकल ब्लास्फेमी कहा है और ये आर्ग्यूमेंट हमने कोर्ट के सामने रखी थी और हमने ये कहा था कि ये मेडिकल ब्लास्फेमी दोनों डॉक्टर्स ने कही है। एक बिंदु को हो सकता है कोर्ट नकार दे, लेकिन दूसरे ऐसे कई बिंदु तो हैं जहां पर कोर्ट ने पाया कि नहीं भाई सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही है वीरू, क्योंकि वो हथियारों का नहीं मिल पाना, दूसरे पॉइंट्स पर तो वो अग्री कर रहे थे। मैं पहली बार आई जस्ट वांट टू रिस्पॉन्ड टू वन थिंग दैट यू सेड, व्हिच इज दैट initially there was no evidence, therefore there was no charge sheet against the servants, right? Which is why they were let off. It is the admitted position of the CBI in 2010 when they filed the closure report that there was no evidence against the Talwars. And yet it went to trial. So the same thing can apply, isn't it? नहीं, think about it. चार्जशीट में वो उन्होंने साफ ये नहीं कहा था कि नो एविडेंस, लेकिन इनफ उसमें जो है क्वेश्चनिंग पॉइंट्स दिए गए थे, जिसकी वजह से कोर्ट ने कहा था कि देयर इज अ लॉट टू बी इन्वेस्टिगेटेड। At the time, it is not about the servants. I'm just talking about the principle of balance here. That's all. You said that there was no evidence, which is why no charges could be framed. I say in the Talwar's case, the same thing happened. And yet a court went ahead and did it, which is fine. And I respect the judicial process मुझे लगता है ये सवाल मैं केटीएस तुलसी साहब के पास लेकर जाना चाहूंगी। केटीएस तुलसी साहब, जब सीबीआई ने जब वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि पर्याप्त शायद जो है मटेरियल एविडेंस नहीं है, कोर्ट ने जिस पर कहा कि नहीं इनफ सबूत है जिसको आप फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सके, और आज अपनी जजमेंट में कोर्ट ने कहा है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है ये प्रूव हो जाता है कि आरुषि के मां बाप ने उसका कत्ल किया है। आपको क्या लगता है कि चूंकि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी, क्या उसके आधार पर उनकी पूरी जांच को ही कटघरे में खड़ा कर देना क्या ये उचित है? बिल्कुल नहीं। चार्जशीट जो है या क्लोजर रिपोर्ट, इसमें 2 अंग होते हैं। एक तो मटेरियल फैक्ट्स, गवाहों के बयान, डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ओपिनियन। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ओपिनियन जो है वो कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। कोर्ट अपने विवेक से देखती है कि जो सर्कमस्टेंसेस उल्लेख किए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो गवाहों के बयान हैं, उसकी बिना के ऊपर मुकदमा बनता है या नहीं।
तो ये कोर्ट की अपनी जजमेंट थी और वो जजमेंट सही भी थी। मैं भी समझता था कि ये सिर्फ ओपिनियन ऐसी दे दी कि ये पर्याप्त नहीं है, सिर्फ एज ए टैक्टिकल मूव, मूव के तौर जो उल्लेख किया गया था। यानी कि तुलसी साहब, जिस तरीके से यहाँ तलवार परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई सीबीआई ने विछड़ किया है, भाई सीबीआई जांच की मांग तो उन लोगों ने ही की थी, क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ भी अपील करने वो गए थे कोर्ट, और दूसरी तरफ कोर्ट ने भी जो है इसको रिजेक्ट किया था। तो यहाँ सीबीआई को इस तरीके से पूरे तौर पर उनको बताना कि भाई वो उन्होंने गलत कार्रवाई की है, कहां तक उचित मानते हैं आप? नहीं, गलत कार्रवाई नहीं है, ये कार्रवाई इनके हक में की गई, पता नहीं किस वजह से की गई, उसकी ओपिनियन गलत भी हो सकती है। अगर ओपिनियन गलत थी ना तो ये क्लोजर से खुश होते और ना अगर इनके खिलाफ चार्जशीट हो जाती तब भी इन्होंने कोई ना कोई तो इतराज करना था। तो ये तो इन दिस केस द अक्यूज्ड हैव बीन कंप्लेनिंग टू मच एंड अबाउट एवरीथिंग। मिस्टर मीर, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मिस्टर तुलसी, अगर मैं आपकी बातों को मिस्टर मीर के सामने रख सकूं, अक्यूज को हमने देखा कि वो ऊपरी अदालतों में जाने की उन्होंने हर संभव कोशिश की, कानून के हर विकल्प का इस्तेमाल करने की कोशिश की, यहां तक कि उनको ऊपरी अदालतों से उनको फटकार पड़ी कि भाई आप जो है बार बार भटकाने की कोशिश कर रहे हैं इस मामले को। हर एक केस जो है, ये तुलसी साहब भी जानते हैं कि जब ये क्लोजर रिपोर्ट पेश हुई, इसमें 3 तरह के जो है कि इन्वेस्टिगेशन किए गए थे। इन्वेस्टिगेशन जो है, जो नेपाली सर्वेंट्स थे उनके रिस्पॉन्स से उनकी रिगार्ड में पेरेंट्स और इंट्रूडर्स, लेकिन जो इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस जो सामने आई थी, क्लोजर रिपोर्ट के साथ एक डीएनए रिपोर्ट पेश हुई थी, जिस डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक जो उस टाइम का मुलजिम कृष्णा था, उसके घर से जो उसके तकिए का कवर जो मिला था उसके ऊपर सस्पेक्टेड ब्लड स्टेन्स थे। उन ब्लड स्टेन्स को जब सीडीएफडी हैदराबाद ने जांच करा, जो रिपोर्ट पेश हुई, उस रिपोर्ट के मुताबिक मृतक हेमराज का खून और डीएनए उसके तकिए पे मिला। जिस टाइम पे ये इंफॉर्मेशन तलवार दंपति को 207 की कार्रवाई में, एक तरफ ये ऑनर किलिंग का मामला है, ये मानने को तैयार नहीं है तलवार दंपति जो बिल्कुल मानने के लिए तैयार दूसरी ओर हेमराज के लिए आज तक जो है कोई वर्ड ऑफ सिंपैथी उनकी तरफ से नहीं कहा गया। अगर ऑनर किलिंग नहीं है, अगर कुछ नहीं था संबंध की, अगर हम बात करते हैं आरुषि और हेमराज के बीच में, हेमराज को लेकर आज तक हमने नहीं सुना कि आपके मुवक्किल ने किसी तरह से उसके लिए इंसाफ की मांग की हो। क्या ये विरोधाभास नहीं है आप लोगों के अप्रोच में? हमारा शुरू से ये केस रहा है कि इस केस में जो पहले स्टोरी बनी, जो इंट्रूडर्स आए, जो हेमराज के कमरे से उस दिन 16/5/2008 में 16 वाइन बॉटल खाली मिली जिसमें शराब पी गई थी, एक बेयर बॉटल मिली, 2 लीटर की स्प्राइट बॉटल मिली, 3 खाली शराब गिलास मिले, तीनों बोतलों पे खून के निशान थे जो हेमराज के पाए गए। इसके अलावा जो बैलेंटाइन स्कॉच बॉटल डाइनिंग टेबल पे मिली, उस पे भी खून मिला। इस पे ये सारे तत्व जो एविडेंस में उभर के आए थे, ये साफ दिखा रहे थे कि उस दिन उस फ्लैट में कुछ लोगों ने शराब का सेवन किया था। लेकिन आज जब आप माननीय अदालत के फैसले को देखते हैं तो इस मुद्दे पे माननीय अदालत ने यह कहा है कि दोनों कत्ल करने के बाद राजेश तलवार ने पूरी बैलेंटाइन स्कॉच बॉटल, एक 16 वाइन की बॉटल, एक किंगफिशर की बॉटल और 2 लीटर स्प्राइट की बॉटल पूरी ही पी ली। नहीं, और किसी भी जब सुबह नहीं, शराब पीने की बात नहीं, इसमें काफी सारे एविडेंस डिस्ट्रक्शन की बात की गई है। इनफैक्ट इस वक्त उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले उषा जी, अगर मैं आपसे पूछ सकूं, ये जो तलवार परिवार की तरफ से एक समाज में हम एक आउटरीच देख रहे हैं कि भाई ये एक न्याय नहीं हुआ है तलवार परिवार के साथ में, उनका मीडिया ट्रायल किया गया है। 5.5 साल बाद आया है ये फैसला आज, ये नहीं कि रातों रात इस फैसले को सुना दिया गया है। तलवार परिवार के पास रसूख था, पैसा था, उन्होंने कोशिश की हर मामले से इसको इस्तेमाल करने की। क्या ये कहना सही है कि सही में उनका फेयर ट्रायल नहीं हुआ है? बिल्कुल ये गलत है कि अगर कहा जाए कि ट्रायल नहीं हुआ है। आप लोग सभी मतलब हम बढ़ता हुआ ये देश है, लेकिन हमारे देश के लोग जो विदेशों की नकल करते हैं, आप विदेश में रहते तो पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता, 5 साल तक छानबीन नहीं की जाती, एक थप्पड़ मारा जाता है तो बच्चे को सरकार अपने पास रख लेती है। तो उनके घर में जब 4 लोग थे जिसमें से 2 की मौत हो गई और 2 ही बच रहे थे, और नहीं, नॉर्वे वगैरह में भी सौ जहां पर गवर्नमेंट को इंटरव्यू तक करने पड़ा जी। लेकिन बताइए उषा जी। तो जब ये सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश की गई, साफ चद्दर पर वो लड़की थी, सबने जिसने देखा वहां 21 सेक्टर में साफ चद्दर में लिपटी हुई थी
और तकिया साफ था। रात में 12 बजे सोए थे तलवार दंपति और कुछ IST कॉल्स भी हो रहे थे। उसके बाद 6 बजे अचानक मिसेस तलवार उठ जाती है और दरवाजा एक ही लॉक करने का था। दूसरी बात, जब ये कह रहे हैं वकील साहब जिरह दे रहे हैं, तो मैं पूछूंगी कि हेमराज जो ऊपर छत पर था जिसको ताला लगा दिया गया था, क्या क्रिमिनल आया था बाहर से कि ताला लेके जाएंगे और ताला लगा देंगे उसमें उसको मार के? ये बताइए जवाब। तो सारे प्रूफ ऐसे हैं। लोगों ने और जनता ने, एक मिनट, लोगों ने और जनता ने जो देखा, चौकीदारों ने जो कहा कि इस घर में कोई नहीं आया था और उस घर में कोई जा भी नहीं सकता था, अगर दोपहर के बाद चले गए। मैं माफी चाहता हूं, आपकी इंफॉर्मेशन हाफ बेक्ड है। हाफ बेक्ड नहीं है, मैं शुरू से ही थी। उषा जी, एक मिनट जी। देखिए, नंबर एक तो जहां तक चौकीदारों का ताल्लुक है, चौकीदारों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ उस फ्लैट की रखवाली कर रहे थे, बल्कि उन्होंने ये कहा जी हम नहीं बता सकते कि रात में कोई आया नहीं आया। केस सीबीआई का ये नहीं था कि बाहर से कोई क्रिमिनल आया। नहीं, एक और बात का जवाब मैं अभी अपनी बात पूरी करने की कोशिश कर रहा था। ये सारा केस जो है, जो इस केस में उलझन है, ये डिफेंस की क्रिएटेड नहीं है, तलवार दंपति की क्रिएटेड नहीं है, सारा ही सीबीआई का ही केस है। सीबीआई का पहला केस ये था कि हेमराज के जो दोस्त थे, जो उस टाइम पे जो अरेस्ट हुए लोग, कृष्णा, विजय मंडल, राजकुमार, ये उसी के मित्र थे। ये सब नेपाली ओरिजिन के लोग थे। और इनकी कोई जो है, आप मैं अगर अपनी एक छोटी सी पॉइंट कंप्लीट कर लूं, ये एक केस था फ्रेंडली एक्सेस का। जो जिस तरीके से हेमराज का कमरा था, उसका एक दरवाजा कॉरिडोर में बाहर की तरफ खुलता था, एक दरवाजा अपार्टमेंट में अंदर खुलता था। जो मेन दरवाजे जो फ्लैट में हैं, वो 3 दरवाजे हैं। सर, आपने ये पॉइंट्स कोर्ट में रखे हैं। हम लार्जर क्वेश्चंस पर बात कर रहे हैं कि क्या फेयर ट्रायल मिला या नहीं, न्यायिक इंसाफ मिला या नहीं तलवार दंपति को। और विक्रम सिंह जी के पास जाने के पहले अभिरुख, मैं आपसे अगर पूछूं कि यहां पर ये जो बातें की जा रही हैं लगातार तलवार परिवार की तरफ से, लेकिन अगर सीबीआई का मोटिवेशन क्या है तलवार दंपति के खिलाफ जाने के लिए? क्योंकि हमारे सिस्टम में सबसे आसान होता है कि भाई अगर घर में कोई नौकर है, जिस तरीके के यहां पर क्लास बायसेस हैं, उस नौकर पर आप थोप दीजिए, उस पर आरोप लगा दीजिए। सीबीआई की मोटिवेशन क्या है कि नौकरों को बचाकर आप दंपति को खटगड़े में खड़ा कीजिए? To your questions one by one. The first question is, what is the motive of the CBI? Correct? That's what you're asking me. Now, on the face of it, nothing. But when you think about the fact that for 2 years and more, they were sitting on hard evidence in the form of a DNA report which indicts somebody else, and they could not act upon it. For 2 years, they sat upon it, 2.5 years, they sat upon it, could not act upon it. And they let the people who were indicted in that report go. This is not a class issue. 1 minute. This is not a class issue as it's being made out to be. It's a murder trial. Let's talk evidence first. ये कहा जा रहा है कि भाई चूंकि एक ऊपरी क्लास से आते हैं, वो इसीलिए उन लोगों को टारगेट किया गया है। What has that got to do with the evidence? If you're sitting on a piece of DNA evidence, does it matter what caste or religion or anything else or persuasion or anything else of that piece of evidence is? Evidence is a secular thing. Please try to understand this. मिस्टर विक्रम सिंह, क्या आपको लगता है कि सीबीआई की तरफ से जो भी जांच देखने को मिली, वो बहुत शॉर्टी इन्वेस्टिगेशंस थे, जिसकी वजह से आज भले ही कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है, इस मामले को हम बंद नहीं मान सकते? बिल्कुल बंद नहीं मान सकते। तलवार परिवार के अलावा ये कोई कहने वाला नहीं है कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन शॉर्टी था। सीबीआई न केवल भारत में बल्कि विश्व में अपने व्यावसायिक दक्षता के लिए जानी जाती है। ये बात दूसरी है कि तलवार परिवार का कार्य सिद्ध नहीं हुआ। सीबीआई का कोई मोटिव नहीं है कि तलवार परिवार को फंसाए या किसी को छोड़े, या केवल गुण दोष और के आधार पर साक्ष्य संकलन हुआ और उस साक्ष्य संकलन के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने उसका मूल्यांकन किया। ये पूरी बड़ी लंबी प्रक्रिया है। अगर मैं ये कहूं, जिस तरीके से तलवार दंपति की ओर से बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आपने सीबीआई जो प्रोसिक्यूशन है उसने पूरे केस को लास्ट सीन थियरी पर आधारित किया, आप किसी बाहर से आए हुए इंट्रूडर की पॉसिबिलिटी को क्यों रूल आउट कर रहे हैं? तलवार पक्ष की ओर से एक केवल आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और वो ये स्वाभाविक भी है कि एक दफा जब न्यायालय सजा सुना देती है तो उनके द्वारा आरोप, कोई भी कारण हो, अपनी डिफेंस में आदमी तर्क प्रस्तुत करता है, लेकिन इनके तर्क में कोई लॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है। आप 22 बार विभिन्न न्यायालयों में, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय गए, आपको कहीं रिलीफ नहीं मिली। अगर आपकी बातों में कोई तार्किक बल और शक्ति होती तो कहीं तो आपको रिलीफ मिलती।
ये सीबीआई मिली है, यूपी पुलिस भी मिल गई है, उच्च न्यायालय भी मिल गया है, प्रोसिक्यूशन भी मिल गया है। तो ये बात एक पक्षीय, एक तरफा कार्रवाई की बिल्कुल ही एक मानने योग्य बात नहीं। तनवीर साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? 22 बार आप लोग गए ऊपरी अदालत में अलग अलग अर्जियों को लेकर, जिन्हें खारिज कर दिया। आप न्यायिक इंसाफ की भी बात कर रहे हैं, अब आप उसी ऊपरी अदालत में जाएंगे केस को वापस लेकर? तो 22 बार तो कभी भी ऊपरी अदालत में गए नहीं। मैंने पहले भी ये बात जो है आपके सामने रखी कि जिस तरीके से क्लोजर रिपोर्ट पेश हुई, जो क्लोजर रिपोर्ट में वन ऑफ द मोस्ट, जो सबसे ज्यादा क्लिंचिंग एविडेंस उस टाइम पे अवेलेबल थी। देखिए, जो भी विवेचना केस में हुई, चाहे पहले 7 आदमी बताए गए, बाद में 4 आदमी बताए गए, आज अदालत का फैसला है, सारी ही इन्वेस्टिगेशन नोएडा पुलिस और सीबीआई ने करी है। कोई भी थ्योरी जो है हमने इंट्रोड्यूस नहीं की है सर, लेकिन सीबीआई जांच की मांग आप लोगों ने की थी और यहाँ कोर्ट के इस वर्डिक्ट में कहा गया है आरोपियों ने सर्जिकल ब्लेड गायब किए या नष्ट किए, अपराध के दौरान पहने गए खून से सने कपड़े भी गायब कर दिए गए, पूरे घटनास्थल के साथ छेड़खानी की गई। सर, ये मैंने नहीं कहा, ये कोर्ट ने कहा, कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया है। मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि ये जो जजमेंट लिखी गई है, इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो एज्यूम की गई हैं। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको लग रहा है कि मीडिया ट्रायल की वजह से एज्यूम की गई? मैं अपनी बात करूं सर, या क्या तो आप सजेस्ट कर रहे हैं कि मीडिया ट्रायल की वजह से ये बात एज्यूम की गई? देखिए, मैं मीडिया को ब्लेम नहीं कर रहा हूं। देखिए, मीडिया से मेरी ग्रीवियंस कुछ और है, यदि आप मेरे को मौका दें तो मैं अलग से कहूंगा। जहां तक अदालती फैसले का ताल्लुक है, मैंने पहले भी कहा कि जो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस है, फॉर एग्जाम्पल ये बात कही गई कि सर्जिकल ब्लेड है, सर्जिकल ब्लेड कहां गया? वो उसने कहा है उन्होंने कि सर्जिकल ब्लेड बहुत छोटा होता है, उसे गायब किया जा सकता है। ऐसा है जी, जो सर्जिकल ब्लेड की बात इसमें की गई है, ये थ्योरी सबसे पहले मुकदमे में मर्डर्स के बाद 1.5 साल बाद डॉक्टर MS दहिया नामक व्यक्ति ने इंट्रोड्यूस करी। उसके बाद में जो विवेचक ने, उन्होंने 2 तरह के हथियार इंट्रोड्यूस करे देखे बगैर, एक तो गोल्फ क्लब और एक सर्जिकल स्केलपेल। गोल्फ क्लब हमसे मांगा गया तो हमने सारे गोल्फ क्लब दिए। सर्जिकल स्केलपेल के लिए कभी भी कोई नोटिस नहीं दी गई। लंबी बहस यहां पर जो है पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं ये कहूं कि जहां तक सर्जिकल स्केलपेल का ताल्लुक है, सर्जिकल स्केलपेल कभी भी रिकवर नहीं हुई। न तो पुलिस ने। मैं इस पर इनफैक्ट ब्रेक पर जाने के पहले एक बार केटीएस तुलसी साहब से जानना चाहूंगी। केटीएस तुलसी साहब, जो बातें यहां पर तलवार पक्ष के वकील साहब कह रहे हैं, एक मामले में अगर वो साक्ष्यों पर आधारित है और जांच के दौरान अलग अलग टीमों में कुछ विरोधाभास आए हो, क्या उससे ये अज्यूम कर लेना कि भैया फिर आखिरी जो फैसला है वो गलत है? क्या वो सही अप्रोच है? मेरे विचार में ये बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। और आपका जो मुख्य सवाल था उसका मैं भी जवाब देना चाहता हूं कि ये कहा जाए कि इनको फेयर ट्रायल नहीं मिली, ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है। इनको फेयर ट्रायल, फेयरेस्ट ऑफ ट्रायल्स मिली, फेयरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिली, मल्टीपल एजेंसीज का मौका दिया गया, और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की तो इसलिए ये गलत है, तो मैं नहीं समझता। क्योंकि प्रोसीजर है, सैकड़ों केसेस में ये होता है कि अदालत क्लोजर रिपोर्ट नहीं एक्सेप्ट करती। और आमोद कंठ के ये मतलब ऐसा कोई, मैं समझता हूं कि भारत में ये सच की आदत होती है कि अपना सर निकाल लेता है। इस बात में अगर सच है, अगर इन्होंने ये कहा होता अदालत में कि हमारी बच्ची के साथ ये जुल्म हो रहा था इसलिए हम अपना संयम खो बैठे और हमने किया, तो ये जुर्म नहीं था। मगर एक गलत कदम लेने की वजह से हो सकता है कि वो उसी के ऊपर चलते रहे और जो सच है उसने अपना सर निकाल चलिए सर, आप कह रहे हैं कि फेयरेस्ट ऑफ ट्रायल्स मिला है, लेकिन तलवार दंपति को ऐसा नहीं लगता। उनके वकील से हम आगे भी पूछेंगे, अविरूक से भी पूछेंगे, क्या अदालती कार्रवाई पर उन्हें भरोसा है या नहीं। यहां से आगे ये कानूनी लड़ाई जो है वो और कितनी लंबी चल सकती है, और क्या आखिरकार इस फैसले के बाद सही में आरुषि और हेमराज को इंसाफ मिला है या नहीं। इस चर्चा के साथ हम वापस लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।